तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका विकास सिविल एकेडमी में। और आज हम रसायन विज्ञान के अगले टॉपिक पर चलते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है उभय अपघटन अभिक्रियाएं। उभय अपघटन अभिक्रियाएं, इसको कहते हैं डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में बच्चों होता क्या है कि इसमें जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, तो रासायनिक अभिक्रियाओं में जो यौगिक होते हैं, यौगिकों में जो अभिकारक होते हैं, अभिकारक यौगिक के आयनों अथवा मूलकों, चाहे आयन हो या फिर मूलक हो, उनको उनका परस्पर जब विनिमय कर देते हैं, आपस में क्या कर देते हैं, एक दूसरे की अदला बदली कर लेते हैं, परस्पर विनिमय करने के फलस्वरूप बनते हैं। तो जब विनिमय कर लेते हैं, विनिमय द्वारा नए उत्पाद बनाते हैं, तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है, ऐसी अभिक्रियाओं को हम कहते हैं डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या फिर इसी को कहते हैं उभय अपघटन अभिक्रियाएं। इसका एक दूसरा भी नाम है जिसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया तो एग्जाम में कैसे भी आपको पूछ सकता है। द्विविस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, उभय अपघटन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, और अंग्रेजी में डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। व्हाट इज़ द डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये हिंदी में दो नाम हैं, दोनों नाम से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए, अब इसमें होता क्या है कि आपस में यौगिकों की अदला बदली कर लेते हैं, यौगिकों के आयनों अथवा मूलकों को अदला बदली कर लेते हैं। तो जैसे उदाहरण के लिए अगर हम एक एग्जाम्पल से आपको अगर समझाएं, तो सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड है। सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट मान लीजिए Na2SO4 BaCl2। अब ये क्या किया कि इसने जो है क्या बनाएगा, BaSO4 और बनाएगा 2NaCl। तो यहाँ पर हमारा सोडियम क्लोराइड बन गया और यहाँ हमारा सोडियम सल्फेट की जगह पर हमारा बेरियम सल्फेट बन गया। ये हो गया बेरियम सल्फेट। और ये हमारा क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें उभय अपघटन अभिक्रियाओं का, तो अगर AgNO4 जिसे हम सिल्वर नाइट्रेट भी कहते हैं, और KCl पोटेशियम क्लोराइड, इन दोनों को जब आपस में अभिक्रियाएं करते हैं, तो ये भी क्या करते हैं, एक दूसरे को विनिमय कर देते हैं, आयनों को या मूलकों को विनिमय कर देते हैं। अब विनिमय करने के बाद क्या बनता है, विनिमय होने के बाद बनता है AgCl, यानी सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड और ये पोटेशियम नाइट्रेट। सिल्वर क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट बनाता है। तो उभय अपघटन अभिक्रियाएं ज़्यादातर एग्जाम में ज़्यादा पूछा तो नहीं गया है, लेकिन समझने के लिए हमें इसे समझ लेना चाहिए। इसमें होता क्या है कि आयनों अथवा मूलकों में क्या होता है, परस्पर अदला बदली हो जाती है, अदला बदली या विनिमय हो जाता है। तो इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है, रासायनिक अभिक्रिया जब भी संपन्न होती है तो ऊष्मा परिवर्तन के साथ संपन्न होती है। अगर ऊष्मा परिवर्तन के आधार पर देखा जाए तो, ऊष्मा के आधार पर अगर देखा जाए तो रासायनिक अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। पहला है ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं, दूसरा है ऊष्मा
ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रियाएं। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी का मतलब ये है कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो जब ऊष्मा उत्पन्न होती है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया या इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो अब देखिए बात करते हैं ऊष्माशोषी क्या होती है। ऊष्माशोषी इसके विपरीत होती है, लेकिन ऊष्माशोषी की हम बात करें उससे पहले हम इसको ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं विद एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम मान लीजिए मेथेन लेते हैं। ये हमारा मेथेन है। मेथेन के साथ हमने क्या लिया? ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन लिया। ऑक्सीजन जब हमने लिया तो अब ये क्या बनाएगा? हमारा बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब इसके बाद क्या बनाएगा? पानी बनाएगा, H2O। और फिर क्या होगा? ऊष्मा, यानी ऊष्मा प्रोड्यूस होगी, ऊष्मा बाहर निकलेगी, यानी गर्माहट का अनुभव करेंगे हम। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में जो है ऊष्मा निकलती है तो गर्माहट निकलती है। तो यहाँ एग्जाम्पल से यह क्लियर होता है। देखिए यहाँ पर मेथेन और ऑक्सीजन जब आपस में अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, पानी बनाता है और ऊष्मा बाहर निकलती है। तो जब भी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा बाहर निकलती है तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? ऊष्माशोषी इसी को अंग्रेजी में कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया में होता क्या है प्यारे बच्चों? इस रासायनिक अभिक्रिया में जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो ऊष्मा बाहर नहीं निकलती है, बल्कि ऊष्मा का शोषण हो जाता है। यानी जो ऊष्मा होती है वह शोषित हो जाती है। इसके एग्जाम्पल ऊष्माशोषी अभिक्रिया के एग्जाम्पल के लिए हम क्या लेते हैं? 2HGO। 2HGO और ऊष्मा। इसके बाद ये क्या बनाता है? ये बनाता है 2Hg प्लस O2। 2Hg प्लस O2 बनाता है। ये हमारी जो अभिक्रिया है, ये कैसी अभिक्रिया है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो प्यारे बच्चों, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण आप लोग गेस करिए जरा, क्या हो सकते हैं? आप लोग बताइए कि क्या उदाहरण हो सकते हैं। चलिए मैं आपको एक बताता हूँ। ऊष्माक्षेपी का एक उदाहरण आपको मैं बता देता हूँ, बाकी आप लोग कमेंट करिएगा। जैसे मान लीजिए घरों में जो गैस का बर्नर जलाया जाता है, चूल्हा, तो जब चूल्हा जलाया जाता है तो उसमें कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है? ऊष्माक्षेपी होती है कि ऊष्मा शोषी होती है? तो इसका उत्तर है, जब भी कोई गैस जलाई जाती है तो गैस के जलने से वहाँ जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया होती है। और जब पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण करते हैं पेड़ पौधे, वहाँ पर
कौन सी अपक्रिया होती है? तो वहाँ ऊष्मा शोषी अपक्रिया होती है। अब जैसे साग सब्जियों को अगर बहुत दिनों तक छोड़ दिया जाए, खाली फेंक दिया जाए, तो धीरे धीरे सड़ गल जाती हैं, कंपोस्ट बनाती हैं, खाद का निर्माण करती हैं। तो ये उनमें कौन सी अपक्रिया होती है? उनमें भी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होती है। तो अगर आपके पास और एक दो उदाहरण है तो आप लोग कमेंट में बताएं, कमेंट में ज़रूर बताएं। तो बच्चों, ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया, जिसे हम रेडॉक्स अपक्रिया भी कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। क्या होता है ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया? ऑक्सीकरण से अगर हम सामान्यतः समझें तो ऑक्सीकरण क्या होता है कि ऑक्सीकरण में कोई भी तत्व ऑक्सीजन की प्राप्ति कर लेता है, और अपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन का ह्रास हो जाता है, यानी ऑक्सीजन हट जाता है। एक सामान्य सी बात है। अब रही बात थ्योरी की, थ्योरी में अगर हम जाएं तो ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया की जो परिभाषा है, परिभाषा यह कहती है कि जब भी किसी रासायनिक अभिक्रिया में, जब भी किसी रासायनिक में एक अभिकारक का ऑक्सीकरण हो तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है, तो इस प्रकार की जो अपक्रिया होती है, इस प्रकार की अपक्रिया को हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं या ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम उदाहरण पर जाएं तो उदाहरण के लिए यहाँ हमने कॉपर ऑक्साइड लिया है और हाइड्रोजन लिया है, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये जो CuO है, ये इसका अपचयन हो जाता है, यानी ऑक्सीजन का ह्रास हो जाता है, ऑक्सीजन इसमें से हट जाता है, ये यहाँ केवल कॉपर बचता है। और ये जो हमारा ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन के साथ संयोग करके H2O का निर्माण करता है, पानी का निर्माण करता है, पानी का निर्माण करता है। तो एक ही साथ देखिए ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है। जब भी एक साथ ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है तो इस प्रकार की जो अपक्रिया होती है, इस अपक्रिया को हम रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। अब अगर हम इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सिद्धांत यह कहता है कि जब कोई पदार्थ से, मान लीजिए कोई दो पदार्थ हैं, तो दो पदार्थ में एक में से एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तथा दूसरा पदार्थ क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। और ये क्रिया एक साथ होती है, यानी एक पदार्थ जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, दूसरा पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। जब ये एक साथ होता है तो इसे हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अपक्रियाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटती बढ़ती रहती है, यानी घट बढ़ जाती है। अब अगर हम डेनियल सेल की बात करें तो डेनियल सेल का हम एक उदाहरण लेते हैं। डेनियल सेल में होता क्या है? मान लीजिए हमारा जिंक है, जिंक और कॉपर सल्फेट है हमारा। जिंक और कॉपर सल्फेट आपस में जब मिल जाते हैं तो मिलने के उपरांत जब ये रासायनिक अपक्रिया करते हैं तो ये हमारा क्या बनता है? यहाँ पर जिंक सल्फेट बनता है, जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर अलग हो जाता है। कॉपर यहाँ से हमारा अलग हो गया। उसके बाद अगर हम एनोड को देखें, एनोड पर क्या होता है? हमारा जिंक है, जिंक अपक्रिया के फलस्वरूप क्या करेगा? यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन इससे बाहर चले जाते हैं, दो इलेक्ट्रॉन जिंक से बाहर चले जाते हैं और यहाँ ऊपर 2+ हो जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया।
और इलेक्ट्रॉन इस बाहर निकल के ऐसे इसके साथ जुड़ जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल है। अब कैथोड पर क्या होता है? कैथोड पर हमारा कॉपर होता है, कॉपर +2। जब कॉपर +2 है तो इसमें क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ जुड़े हुए होते हैं, यानी यहाँ पर केवल हमें कॉपर प्राप्त होता है, केवल कॉपर प्राप्त होता है। यहाँ जिंक में देखिए क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन, इसने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया और यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन ये इसको मिल गया, यहाँ पर केवल कॉपर बचता है। अब रेडॉक्स परिवर्तन में क्या हुआ? रेडॉक्स परिवर्तन में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों को देखा जाता है। ये हमारा जिंक है और ये हमारा Cu2+ है, ये हमारा Cu है। रेडॉक्स परिवर्तन में क्या होता है, ये हमारा जिंक है, जिंक के साथ कॉपर है, कॉपर के 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुके हैं। अब परिवर्तन के फलस्वरूप क्या होता है, जिंक के 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुके हैं और कॉपर हमारा उसी तरह, यानी कॉपर पर कोई भी आयन नहीं है। तो देखिए एक तरफ क्या होता है, यहाँ पर आयन है कॉपर में, दूसरी तरफ आयन नहीं है। यहाँ जिंक में आयन नहीं है लेकिन यहाँ धन आयन है, तो दोनों एक साथ हो रहा है, इसलिए ये रेडॉक्स, इसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स परिवर्तन। और इस प्रकार की अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं।